हमारे देश की मुद्रा क्या है? रुपया। अमेरिका के देश की मुद्रा क्या है? डॉलर। इसी तरीके से ब्रिटेन की मुद्रा क्या है? पौंड। इसी तरीके से सऊदी की मुद्रा क्या है? रियाल। यानी अलग अलग देशों की जो मुद्रा है वो मुद्रा आपस में चेंज कैसे होती है, आपस में परिवर्तित कैसे की जाती है, वो जो दर होती है वो कहलाती है विदेशी विनिमय दर। तो आज हम वही पढ़ने वाले हैं, विदेशी विनिमय दर। वह दर जिस दर पर एक देश की मुद्रा दूसरे देश की मुद्रा में बदली जाती है या फिर परिवर्तित की जाती है। जैसे हमारे देश की मुद्रा कि क्या विदेशी विनिमय दर है अमेरिका के साथ, तो $1 बराबर 75 रुपए, यानी $1 अमेरिका का मंगाने के लिए हमें 75 रुपए देने पड़ते हैं। ठीक है ना, समझ गए? तो यही विदेशी विनिमय दर कहलाती है। तो यहां पर एक डेफिनेशन लिखी हुई है जो मैं आपको समझा देता हूं। हैंस ने लिखी है। हैंस ने कहा है कि विनिमय दर एक मुद्रा की दूसरी मुद्रा के रूप में व्यक्त की गई कीमत है। ठीक है ना, यानी एक मुद्रा की दूसरी मुद्रा के रूप में व्यक्त की गई कीमत, यही बताया मैंने आपको। एक देश की मुद्रा दूसरे देश की मुद्रा में जो परिवर्तित की जाती है उस दर को बोलते हैं हम विदेशी विनिमय दर। अब यहां देखना, समझने की कोशिश करना। जैसे $1, ये यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि विदेशी विनिमय दर जो है वो अमेरिका की भारत के साथ, यानी अमेरिका की भारत के साथ विदेशी विनिमय दर क्या है, तो $1 बराबर कितनी है? 75 रुपए, 75 रुपीज। ठीक है ना। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं इंग्लैंड, तो वहां पर है एक पौंड बराबर लगभग 80 रुपीज। ठीक है ना, या 85 रुपीज। और इसी तरीके से मैं अगर सऊदी की बात करूं तो एक रियाल बराबर लगभग 20 रुपीज। ठीक है ना, ये मैं लगभग बता रहा हूं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है ना। तो ये विदेशी विनिमय दर ये है अमेरिका की भारत के साथ, ये है ब्रिटेन की भारत के साथ, ये है सऊदी की भारत के साथ। ठीक है ना। अब आप कहेंगे कि भारत की क्या है इनके साथ, तो भारत की देखिए, भारत का एक रुपया बराबर अमेरिका के लगभग 0.013 है ना, लगभग 0.013, क्योंकि $1 बराबर 75 रुपए। तो अब हम इसको $1 बराबर 75 रुपए को उल्टा करेंगे, भारत के साथ अमेरिका की विदेशी विनिमय दर देखेंगे तो ₹1 बराबर 0.013 जो डॉलर है वो अमेरिका के साथ भारत की विदेशी विनिमय दर है। इसी को अगर मैं पौंड के साथ करूं तो $1 बराबर लगभग 0.12। ठीक है ना। और इसी को अगर मैं रियाल के साथ करूं तो $1 बराबर लगभग 0.05। ठीक है ना। तो सीधी सी बात है, विदेशी विनिमय दर जो है वो रुपए की इस तरीके से और दूसरे देशों की इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो यही विदेशी विनिमय दर कहलाती है। यानी $1 बराबर 0.013 अमेरिका से के साथ, $1 बराबर 0.12 इंग्लैंड के साथ, $1 बराबर 0.05 सऊदी अरब के साथ। ठीक है ना। तो ये विदेशी विनिमय दर होती है। समझ गए आप? मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत होगी। तो ये विदेशी विनिमय दर कहलाती है। अब आते हैं हम दूसरी चीज पर। दूसरी चीज ये कि अब ये विदेशी विनिमय दर जो है ये इसका एक्सचेंज, जो विदेशी मुद्रा है एक देश की दूसरे देश के साथ एक्सचेंज कहां होता है, तो उसको बोलते हैं हम विदेशी विनिमय बाजार। क्या बोलते हैं? विदेशी विनिमय बाजार। ठीक है ना। अब जहां पर होती है उसको विदेशी विनिमय बाजार बोलते हैं। अब करता कौन है, तो करने के लिए कुछ एजेंट होते हैं। एजेंट, उनको हम बोल सकते हैं, या तो इसमें व्यावसायिक बैंक होता है ना, व्यावसायिक बैंक भी एक्सचेंज करते हैं, जैसे हमारे SBI वगैरह, ये सब कमर्शियल बैंक है। ठीक है ना। इसके साथ में मुद्रा अधिकारी होते हैं, मुद्रा अधिकारी जिनको ये काम दिया जाता है। और एक होते हैं अधिकृत डीलर, जो कि एक तरीके से इसकी फ्रेंचाइजी वगैरह लेते हैं ना, वैसे लेते हैं और ये एक्सचेंज करते हैं। तो ये माध्यम होते हैं, ये बाजार होता है जहां पर होता है, और ये विदेशी विनिमय दर। ठीक है ना। मेरे ख्याल से अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब चलते हैं हम आगे। अब विदेशी विनिमय दर का जो निर्धारण है वो कैसे होता है, विदेशी विनिमय दर हम कैसे ज्ञात करेंगे, कैसे निकलेगी, तो वो कैसे निकलती है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, विदेशी विनिमय दर का निर्धारण बहुत सारे सिद्धांतों से होता है। उसमें एक सिद्धांत होता है भुगतान शेष, एक सिद्धांत होता है इसमें क्रय शक्ति समता सिद्धांत। ठीक है ना, यानी क्रय शक्ति के हिसाब से नापते हैं। एक सिद्धांत होता है इसमें टकसाल दर, ये बहुत पहले चलती थी, लगभग 1970 के आसपास, टकसाल दर समता सिद्धांत। और एक होता है मांग पूर्ति सिद्धांत। ठीक है ना। इन सब सिद्धांतों से विदेशी विनिमय दर का निर्धारण होता है। लेकिन हमें जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो देखना है वो ये देखना है कि जो मांग पूर्ति सिद्धांत है उसके अकॉर्डिंग विदेशी विनिमय दर का निर्धारण कैसे होता है, तो वही चीज हम पढ़ेंगे। ठीक है ना। ठीक है। तो ये भुगतान शेष और टकसाल दर और क्रय शक्ति समता आपको याद जरूर होना चाहिए, लेकिन हम पढ़ेंगे मांग पूर्ति सिद्धांत। अब जो मांग पूर्ति सिद्धांत है उसके अंदर जिस तरीके से वस्तु की कीमत का निर्धारण वस्तु की मांग और पूर्ति से होता है, उसी तरीके से विदेशी
विनिमय दर का निर्धारण भी विदेशी मुद्रा की मांग और विदेशी मुद्रा की पूर्ति से होता है, ठीक है ना। अब विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति आप थोड़ा समझ लीजिए। विदेशी मुद्रा की मांग क्यों की जाती है? देखिए, जैसे अमेरिका से हम डॉलर की मांग करते हैं, क्यों करते हैं? देखिए, हम किसी भी चीज को जब अमेरिका से आयात करेंगे तो उसे हमें जो पेमेंट भुगतान करना पड़ेगा वो डॉलर के रूप में करना पड़ेगा। किसके रूप में करना पड़ेगा? डॉलर के रूप में। तो इस वजह से हम विदेशी मुद्रा की मांग करते हैं, ठीक है ना। इसके साथ में विदेशी मुद्रा की मांग इस वजह से की जाती है, ये मैंने आपको बता ही दिया। अब एक और चीज इसकी वजह से होता क्या है, तो देखिए समझने की कोशिश करते हैं। विदेशी मुद्रा की मांग यानी क्यों करते हैं? क्योंकि हमें भुगतान करना पड़ता है आयातों का। ये तो आप समझ गए, आयातों का भुगतान करने के लिए। दूसरी चीज, विदेशी मुद्रा की मांग जब हम करते हैं तो जो विदेशी मुद्रा का मांग वक्र होता है, मांग वक्र, विदेशी मुद्रा का मांग वक्र, विदेशी मुद्रा या विदेशी विनिमय का मांग वक्र, वो इस तरीके से ऋणात्मक होता है। कैसा होता है? ऋणात्मक। यहां तो मात्रा होती है विदेशी मुद्रा की मांग की, और यहां पर क्या होता है? यहां पर दर होती है, ठीक है ना। तो ये कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक क्यों होता है? अब इसको समझना। ऋणात्मक इस वजह से होता है क्योंकि जब विदेशी विनिमय दर ज्यादा होती है तो ये कम होती है। ऋणात्मक का मतलब यही है, जब विदेशी विनिमय दर कम होती है तो मात्रा ज्यादा होती है, ठीक है ना। यानी दोनों में विपरीत संबंध होता है, ठीक है, ओके। क्यों? क्योंकि विदेशी विनिमय दर अगर कम होगी, विदेशी विनिमय दर अगर कम होगी तो इसका मतलब, विदेशी विनिमय दर कम होगी तो इसका मतलब हमें अमेरिका की जो वस्तुएं हैं, जो सेवाएं हैं, वो सस्ते दामों पर मिलेगी। किस पर मिलेगी? सस्ते दामों पर मिलेगी। तो जो मात्रा है वो क्या होगी? ज्यादा होगी, कि यानी हम मांग ज्यादा करेंगे, ठीक है ना। कम होगी विदेशी विनिमय दर तो हम मांग ज्यादा करेंगे, क्योंकि हमें वस्तुएं सस्ते दामों पर मिल रही है तो हम विदेशी मुद्रा की मांग ज्यादा करेंगे, उसको ज्यादा से ज्यादा खरीदेंगे, ठीक है ना। दूसरी चीज आती है विदेशी मुद्रा की पूर्ति। अब विदेशी मुद्रा की जो पूर्ति होती है, ये पूर्ति हम क्यों करते हैं? सबसे पहले तो ये चीज हमें पता होना चाहिए। देखिए, हमें क्या होता है, जब जैसे अमेरिका है, अब अमेरिका को क्या करना है? अमेरिका को अगर हमारे यहां पर कुछ खरीदना है या हमसे कुछ लेना है, तो अमेरिका जब हमसे लेगा तो उसे हमें क्या चुकाना पड़ेगा? उसे हमें चुकानी पड़ेगी हमारे देश की मुद्रा, यानी रुपया। क्या चुकाना पड़ेगा? हमारे देश की मुद्रा, यानी कि रुपया। यानी विदेशी विनिमय दर और विदेशी मुद्रा की जो पूर्ति है उसका संबंध धनात्मक होता है, ठीक है ना। क्या होता है? धनात्मक होता है। यानी विदेशी विनिमय दर बढ़ती है तो पूर्ति भी बढ़ती है, और विदेशी विनिमय दर कम हो जाती है तो पूर्ति भी कम हो जाती है, ठीक है ना। इसका भी कारण वही है, बस उसको आप उल्टा करके देख लीजिएगा, ठीक है ना। अब ये हो गई पूर्ति वक्र इस तरीके का होता है, मांग वक्र इस तरीके से होता है विदेशी मुद्रा का। अब दोनों को आप साथ में बना दीजिए, दोनों जहां पर एक दूसरे को काटेंगे या बराबर होंगे वहां पर विदेशी मुद्रा का विदेशी विनिमय दर का निर्धारण हो जाएगा, ठीक है ना। तो साथ में बना देते हैं हम, इसको मिटा देते हैं, ये हमने मिटा दिया, ठीक है ना, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारा एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस हो गया, ये ओ यानी ओरिजिन पॉइंट हो गया, ये हमारा विदेशी मुद्रा का डिमांड कर्व, ये सप्लाई कर्व, ये यहां पर काटा, यहां पर हमारी विदेशी विनिमय मात्रा जिसमें मांग और पूर्ति दोनों है, ठीक है ना, और यहां पर दर हो गई, ठीक है ना। यहां पर दर निर्धारित हुई ओ आर मात्रा ओ क्यू, ठीक है ना। दर बढ़ती है तो मात्रा सप्लाई ज्यादा हो जाती है, दर कम होती है तो डिमांड ज्यादा हो जाती है, ठीक है ना। दर कम होती है R1 या R2, ठीक है ना। अब देखिए, दर अगर कम होती है तो डिमांड ज्यादा हो जाती है सप्लाई से। क्यों? क्योंकि दर कम है, यानी वस्तु और सेवा हमें सस्ते दामों पे मिलेगी तो हम डिमांड ज्यादा करेंगे, ठीक है ना। और अगर दर ज्यादा हो जाती है तो सप्लाई ज्यादा हो जाती है, क्योंकि अब हम डिमांड कम करेंगे और सप्लाई जो है वो पड़ी की पड़ी रह जाएगी। दोनों ही स्थितियां ज्यादा समय तक नहीं रहती है, पुनः संतुलन इसी ई बिंदु पर होता है। तो ये विदेशी विनिमय दर का निर्धारण यहां पर होता है OR पॉइंट पे, जहां पर मात्रा दोनों की बराबर है, ठीक है। समझ गए आप इस चीज को। अब चलते हैं हम आगे। ये हमारा विदेशी विनिमय दर का निर्धारण हो गया इस तरीके से मांग और पूर्ति के सिद्धांत के द्वारा। अब चलते हैं, एक और इसमें एक पॉइंट होता है, एक टॉपिक जो लास्ट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का, अवमूल्यन और अधिमूल्यन, है ना, जिसको डीवैल्यूएशन और रीवैल्यूएशन भी बोलते हैं, ठीक है ना। आपने नाम सुना होगा। देखिए, ये दोनों ही उपकरण काम में लिए जाते हैं भुगतान संतुलन को संतुलित रखने के लिए, भुगतान संतुलन को संतुलित रखने के लिए, ठीक है ना। इसको काम में लिया जाता है अधिकतर, ठीक है ना। अब होता क्या है, अवमूल्यन। अवमूल्यन का मतलब ये होता है कि देश की जो मुद्रा है उसको अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में उसके मूल्य में कमी कर देना। क्या कर देना? कमी कर देना। देखिए, मैंने यहां लिख रखा है, देश द्वारा अपनी मुद्रा का बाह्य मूल्य कम कर देना। अब देखिए, समझने की कोशिश करना, जैसे $1 बराबर 75 रुपए है, ठीक है ना।
अब यहां पर हमने क्या कर दिया, विदेशों के मुकाबले उसकी सापेक्षता में हमारी मुद्रा के मूल्य को कम कर दिया। तो क्या होगा, $1 बराबर अवमूल्यन का मतलब होता है जैसे 80 रुपए हो गया। तो पहले हम $1 के लिए 75 रुपए दे रहे थे, अब हम $1 के लिए 80 रुपए दे रहे हैं। इसी को बोलते हैं हम अवमूल्यन या फिर डिवैल्यूएशन। क्या बोलते हैं, अवमूल्यन या फिर डिवैल्यूएशन, ठीक है ना। इसी तरीके से जो अधिमूल्यन होता है, अधिमूल्यन का मतलब ये होता है कि हमारे देश की जो मुद्रा है वो विदेशों के मुकाबले में हम उसको मजबूत करें, ठीक है ना, यानी उसका मूल्य बढ़ा देना। देखिए, देश की मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्रा की सापेक्षता में बढ़ा देना, ठीक है ना। इसको समझने की कोशिश करिए। जैसे इसी एग्जांपल को हम लेते हैं, $1 बराबर 75 रुपए है और इसको हम क्या कर देते हैं, $1 बराबर 70 रुपए कर देते हैं, ठीक है ना। तो जहां पर हम पहले $1 के लिए 75 रुपए दे रहे थे, अब कितने दे रहे हैं, 70 रुपए, यानी हमारे देश की मुद्रा मजबूत हुई है। पहले हम 75 रुपए दे रहे थे, अब 70 रुपए ही दे रहे हैं, ठीक है ना। तो ये होता है अधिमूल्यन और अवमूल्यन। इसको जो है बहुत से कामों में लिया जाता है, मूल्य स्थिरता के लिए भी काम में लिया जाता है और दूसरा खास जो भुगतान संतुलन है उसके लिए काम में लिया जाता है, ठीक है ना। तो ये थे हमारे अंतरराष्ट्रीय व्यापार और जो विदेशी विनिमय दर वगैरह जो है वो सारा हमने इसमें पढ़ा। अब जो हमारा लास्ट टॉपिक और लास्ट चैप्टर है वो है नकद विहीन लेन देन यानी कैशलेस ट्रांजैक्शन। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। धन्यवाद।